अगली हमारे पास अप्रोच है जेंडर एंड डेवलपमेंट। अब पहली अप्रोच थी विमेन इन डेवलपमेंट। अब आप इसको जरा डिस्टिंग्विश करने के काबिल होंगे। विमेन इन डेवलपमेंट का मतलब है विमेन को जो ऑलरेडी ऑन गोइंग डेवलपमेंट एफर्ट्स हैं उनमें इंटीग्रेट कर दो। विमेन एंड डेवलपमेंट, मार्क्सिस्ट ने कहा कि विमेन जो हैं उनको हमने वहां से निकालना है, इस एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम से डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जेंडर एंड डेवलपमेंट, ये पहली अप्रोच थी जिसने, यूं समझ लें कि जेंडर स्टडीज की ये सबसे फेवरेट अप्रोच हो गई एज ए डिसिप्लिन, या फेमिनिस्ट्स की सबसे ये फेवरेट अप्रोच होगी। पहली जो अप्रोच थी, विद इट वाज ब्लाइंड टू ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन। जो दूसरी अप्रोच थी उसने विमेन के कुछ चीदा चीदा इश्यूज पे बल्कि नई बात की। उसका मेजर जो पॉइंट था वो कैपिटलिज्म था, वो उधर फोकस्ड रही। तो वो कोई खातिर खा ना इंस्टीट्यूशनल सेटअप दे सकी, ना कोई अच्छी पॉलिसीज दे सकी, ना कोई डिस्टिंक्टिव जो है वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स दे सकी, ना ही जो डीप रूटेड इश्यूज थे विमेन के उनको एड्रेस कर सकी। सो अब हमारे पास एक ऐसी अप्रोच आती है जो जिसने कोशिश की कि तमाम जो प्रॉब्लम्स थे इन एग्जिस्टिंग थेरीज ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट, उनके जो भी लूप होल्स थे उनको एड्रेस किया जाए। सो पहली जो अप्रोचेस थी वो 1970s में इमर्ज हुई। जो ये अप्रोचेस थी, ये जो जेंडर एंड डेवलपमेंट वाली अप्रोच थी, ये इमर्ज हुई 1980 एटीज 90s में। सो हम अब इसमें हमारे लिए आसान या पहचान इसकी ये हो जाएगी, ये समझना इसमें ये हो जाएगा कि इसमें कल्चरल इश्यूज, या जो असल में जिस चीज ने जहां से ये मसला खड़ा हुआ है, औरत और मर्द, इन इश्यूज पे बात की। फिर इसने विमेन के राइट्स पे बात की, फिर इसने राइट काइंड ऑफ पॉलिसीज की बात की। सो ऑल दोज all those things or phenomena or behaviors or policies at the level of state जो कि प्रॉब्लम थी, जो कि हर्डल थी इन द वे ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, इसने उनको एड्रेस करने की कोशिश की। सो फर्स्ट थिंग ये थी कि इस डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हम इनके देखते हैं। पहली तो थे यही, पहली हेडिंग तो यही बनेगी कि इसकी इमरजेंस कब थी। तो इमरजेंस की हमने डेट बता दी इसको, और बता दिया कि इसके लिए क्या मतलब, ये किन हालात में इमर्ज हुई थी या क्यों इमर्ज हुई थी। इमरजेंस के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करने के बाद फिर हम इसके जाएंगे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स की तरफ। पहला, ये पॉवर्टी को भी करती है टारगेट, और जेंडर की सबऑर्डिनेशन को भी टारगेट करती है। पहला जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर था, या खाली फीचर कह लें, इट टारगेट्स बोथ पॉवर्टी एंड सबऑर्डिनेशन ऑफ जेंडर। सो दिस वाज द फर्स्ट अप्रोच जिसने इस चीज को प्रॉब्लमेटाइज किया, कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर को, कि ये जो जेंडर्स के कॉन्सेप्ट हैं, हमने सिर्फ मर्द और औरत की डिफरेंट बायोलॉजी की वजह से हमने जो उनकी बाइफरकेशन कर दिया, हम जो इंसानों की डिवीजन कर दी है, इस चीज को इन्होंने प्रॉब्लमेटाइज किया। फिर इट टारगेट्स ऑल काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज। गैड अप्रोच सारी इनइक्वालिटीज की बात करती है। ये इनकम की भी इनइक्वालिटी की बात करती है, ये पॉलिटिक्स की इनइक्वालिटी की भी बात करती है, प्रोफेशनल इनइक्वालिटी की भी बात करती है, पावर की इनइक्वालिटी की भी बात करती है जो घर में एग्जिस्ट करती है। एक तो पॉलिटिक्स की पॉलिटिकल पावर होगी, जो घर में पॉलिटिक्स है, घर में जो जेंडर के रिलेशंस में जो इम्बैलेंस है पावर का, इसने तकरीबन हर किस्म की इनइक्वालिटीज की बात की। फिर ये रिप्रोडक्टिव रिलेशंस को रीडिफाइन करने की बात करती है। यूं समझ लें, बड़ा ही कोई अगर रिस्पॉन्सिबल किस्म का फेमिनिज्म हो, जो कि ना जंग चाह रहा है और ना ही वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, तो वो किस तरह स्पेस क्रिएट कर रहा है औरत के लिए। तो इस अप्रोच में आप यूं समझें कि फेमिनिज्म की अच्छी अच्छी बातें हैं। तो ये नहीं कहता कि भाई शादी करो ही ना, ये नहीं कहता कि बच्चे पैदा ना करो, बच्चे टेस्ट ट्यूब बेबीज होने चाहिए।
दिस फॉर्म ऑफ जेंडर टॉक्स अबाउट सपोर्ट ऑफ मैन फॉर द वुमेन। तो ये रीडिफाइन करता है रिप्रोडक्टिव रिलेशंस को। ये नहीं है कि एक जो है वो पैदा होने के बाद एक ने ही पालने हैं। ये कहता है कि दोनों को मिलके पालना चाहिए, कोऑपरेशन की बात करता है। तो ये रीडेफिनेशन थी, रीडेफिनेशन ही थी, और इस वजह से थी कि पहले तो मर्द हजरात को का तो ये काम ही नहीं ना समझा जाता था। तो ये रीडिफाइन करती है रिप्रोडक्टिव रिलेशंस को। क्यों? इसने ये रिकॉग्नाइज किया कि औरत की सबॉर्डिनेशन में तो एक मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो इकॉनमी का पार्ट कैसे बने, वो एम्प्लॉयमेंट कैसे करे, और वो जो है घर से बाहर कैसे जाए, वो एजुकेशन कैसे हासिल करे जब तक उसके ऊपर बर्डन होगा। और अगर चाइल्ड मैरिज होगी तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। उसको अभी तक बच्ची को पता ही नहीं होगा कि एजुकेशन क्या होती है। वो बहुत छोटी एज से 10-10 12-12 साल 8-8 साल की बच्चियों की जब शादियां कर दी जाती हैं, तो तब से उनके बच्चे पैदा होने शुरू होंगे, और उनकी जो रिप्रोडक्टिव एज है, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, वो काफी देर तक रहेगी। तब तक 10 बच्चे हो जाएंगे, एक पैदा होगा, फिर वो बड़ा होगा, दूसरा तीसरा चौथा लाइन वार, उनको कोई स्पेस मिलेगी नहीं लाइफ में। तो रिप्रोडक्शन जो है ये ठीक है, अल्लाह ताला ने डिजाइन इस तरह ही किया है, लेकिन औरत की तरक्की के रास्ते में ये एक बहुत बड़ी हर्डल भी है। तो अगर इन रिलेशंस को थोड़ा सा रीडिफाइन कर दिया जाए तो बहुत से मैटर्स रिजॉल्व हो सकते हैं। फिर अब जाहिर है ये जो जेंडर एंड डेवलपमेंट के थेरिस्ट थे, या ये जो फेमिनिस्ट थे, इन्होंने उस तरह से इकोनॉमिक सिस्टम को प्रॉब्लमेटिक नहीं समझा जिस तरह मार्क्सिस्ट ने समझा। क्योंकि जो विमेन एंड डेवलपमेंट की अप्रोच थी, ये वो लोग थे जो मार्क्सिज्म से इंस्पायर थे। इनके लिए एज सच ये इशू नहीं था कि डेमोक्रेसी कहीं है या नहीं है, या डेमोक्रेसी है, तो इन्होंने उस तरह से उसको पॉलिटिकल सिस्टम का मसला नहीं समझा। लेकिन एक चीज रिकॉग्नाइज की, वो ये थी कि ठीक है डेमोक्रेसी ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी का तो मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन है, और आप एक जेंडर को घर में बिठा के बैठे हुए हैं, उसको भी तो पार्टिसिपेट करवाएं। सो इसने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात की। ठीक है डेमोक्रेसी रहे, लेकिन विमेन की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहिए। दे शुड बी ब्रॉट इनटू पॉलिटिक्स एंड दे शुड बी ब्रॉट इनटू लीडरशिप पोजीशंस। उनको लीडरशिप रोल्स देने चाहिए, बिकॉज as long as women are not in politics, एक औरत से बढ़कर औरत के ना मसले कोई समझ सकता है, और ना ही एक औरत से बढ़कर औरत के लिए फिर कोई अच्छी पॉलिसीज बन सकती हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो जेंडर की प्रोटेक्शन की जितनी थेरीज हैं, जितने लॉज हैं, उनकी उनमें विमेन लॉ मेकर्स की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये जो मूवी बनी हुई है पाकिस्तान में, सेविंग फेस, उसमें जो जो एसिड थ्रोइंग के जो विक्टिम्स थी उनके खिलाफ वो मारवी मेमन हमारी सिंध की पॉलिटिशियन है, उनकी स्ट्रगल थी, जिसके बाद ये फिर लॉ हुआ, और फिर पंजाब में हुआ, और फिर इस तरह जो है वो एम्यूलेट होता गया। वीमेन प्रोटेक्शन लॉज जो है वो डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं उनमें ये एम्यूलेट होते गए। तो औरत ही पॉलिटिक्स में आके औरत के लिए कुछ कर सकती है, ये रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट थी। women should be brought into leadership positions। so एक ये बात थी कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे बिलीव था, ना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे बिलीव था, ना मार्क्सिस्ट इंस्टीट्यूशंस पे, खाली पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे इनका बिलीव था। दूसरी बात ये थी कि ये इंस्टीट्यूशंस ऐसे होने चाहिए स्टेट के, डिजाइन स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को ऐसे होना चाहिए कि ना सिर्फ कलेक्टिव बल्कि डिस्टिंक्टिव वॉइसेस ऑफ वुमेन के लिए वो रिसेप्टिव हो। मतलब क्या है इस बात का, कि ठीक है आपका जो सिस्टम है वो जनरली ये तो कह रहा है कि कोई कोई बेनिफिट दे दिया जाए तमाम वुमेन को, लेकिन इंडिविजुअल वॉइसेस विमेन के स्पेसिफिक इश्यूज हैं, ये रियलाइजेशन आसान हो रही। मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, तो यहीं से क्लास रिज्यूम करते हैं। फिर गैड वो अप्रोच है दैट सीक्स एन एंड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। चूंकि ये अप्रोच थी जो कि विमेन की तमाम नीड्स के बारे में रिसेप्टिव थी, तो अब ये हर जगह पे जो गैप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रही है। अब अगर आप खाली वायलेंस को ही देख लें,
तो जरताज, आपके ख्याल से अगर वायलेंस एग्जिस्ट कर रही है किसी फैमिली में या किसी घर में, वायलेंस वुमेन के अगेंस्ट एग्जिस्ट कर रही है, तो हाउ इट कैन बी अ हर्डल इन द वे ऑफ देयर डेवलपमेंट? लाइब्रेरी में बोलना अलाउ नहीं है? बाकी बाकी बताएं। यू कैन टाइप। जरताज, आप टाइप कर सकती हैं। उमर, आप बताएं, वायलेंस कैसे एक इशू बन सकती है? उमर, माइक ऑन करें, जल्दी करें, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। आई डोंट हैव टाइम। आप लोगों का मैं वेट नहीं कर सकता। पार्टिसिपेट करें। विमेन की डेवलपमेंट के रास्ते में वायलेंस कैसे एक इशू हो सकती है? कोई और बता दे। नबील, आप बता दें। जवेरिया, आप। हाँ सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये इस तरह वुमेन के लिए एक हर्डल बन सकती है कि उसका जो फ्री थिंकिंग है, पर सबसे पहले उसको जो है वायलेट कर सकती है। उसके बाद उसके वायलेंस जो है वो उसकी एजुकेशन को भी वायलेट कर सकता है। उसके लिए जो वायलेशन होगी वो फिजिकली भी होगी, तो ये मतलब उसके लिए बहुत से हर्डल बन सकते हैं इसमें। बिल्कुल ठीक, जरताज ने भी अच्छे पॉइंट्स बताए। मेंटल डेवलपमेंट उनकी हर्ट होती है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है जिससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी खत्म हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज कम हो सकती हैं। बिल्कुल। आप देखें कि अगर किसी खातून के मुंह पे के ऊपर एसिड फेंक दिया जाए, तो उस वो अपने जो जिस जगह पे वो काम करती है वहां पे, खास तौर पे अगर कॉरपोरेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, तो वहां पे तो बहुत इश्यूज हो जाएंगे उसके लिए। फिर उसके अलावा अगर आप देखें कि उनकी मेंटल कैपेसिटीज, तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी इंसान का कॉन्फिडेंस ही रिस्टोर नहीं है, तो वो तो उसकी आगे जिंदगी में क्या करना है वो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वायलेंस भी एक बहुत बड़ी हर्डल थी। और एक और बात कि पिछली तमाम अप्रोचेस वायलेंस को कर्ब करने में नाकाम थी, इंक्लूडिंग करंट इंटरनेशनल सिस्टम, इंक्लूडिंग हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। जितना मर्जी फेमिनिज्म आ गया, वायलेंस इज देयर। सो वायलेंस एक बहुत बड़ा मसला था इन द वे ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। इसको गैड ने कर्ब करने की कोशिश की। सो गैड सीक्स टू एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। उसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात, गैड ने क्या कोशिश की? गैड ने ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की कि अगर जेंडर इक्वलिटी है, अगर फैमिली में पीस है, अगर इंटरनेशनल लेवल पे पीस है, तो डेवलपमेंट, पीस और इक्वलिटी, इन तीनों के दरमियान बड़ी क्लोज लिंकेज है। और ये तीनों कंप्लीमेंट्री हैं। और ये तीनों होंगे तो जाके एक्चुअल हमें डेवलपमेंट नजर आएगी। अगर कहीं वॉर होती है तो उसके इफेक्टिव वेमेन और चिल्ड्रन ज्यादा होते हैं। और अगर वॉर होती है तो उससे डेवलपमेंट अफेक्ट होती है, और अगर डेवलपमेंट अफेक्ट होती है तो अगेन वेमेन अफेक्ट हो रही हैं। इसी तरह अगर इक्वलिटी है तो डेवलपमेंट हो रही है, और अगर डेवलपमेंट हो रही है तो ऑटोमेटिकली वॉर के चांसेस कम हो जाएंगे। सो इस जो गैड अप्रोच थी, इट ट्राइड टू शार्पन द लिंकेजेस, और इट ट्राइड टू प्रमोट और इम्पार्ट अवेयरनेस अबाउट द लिंकेजेस ऑफ पीस, इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट। एक इसकी ये खास बात थी। फिर अगेन ये वो अप्रोच है जिसने बिलीव किया कि ना सिर्फ बेसिक नीड्स जो जो हेल्थ है या फूड है ना, इससे गुजारा हो सकता है, ना खाली एजुकेशन से हो सकता है। सो प्रैक्टिकल नीड्स एंड स्ट्रेटेजिक नीड्स, जब तक ये दोनों एट अ टाइम पूरी नहीं हो रही, आप ट्रू इक्वालिटी, ट्रू एम्पावरमेंट, ट्रू डेवलपमेंट ना एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ना इंश्योर कर सकते हैं। सो प्रैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक नीड्स दोनों को इसने पूरा करने की कोशिश की। फिर इसने जो जेंडर की आइडेंटिटीज हैं उनको यूं कह लें कि
जो प्रॉब्लमेटिक जेंडर रिलेशंस थे या द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, उसको इसने प्रॉब्लमेटाइज किया, उसको इसने क्रिटिसाइज किया और एटलीस्ट एक्सप्लेन किया। जब हम कहते हैं कि प्रॉब्लमेटाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, तो इसका मतलब यह है कि ये वो पहली अप्रोच है जो कह रही है कि बाखुदा डिफरेंट बायोलॉजीज को बहाना बना के हमेशा के लिए दो लोगों को मुख्तलिफ रोल्स ना असाइन कर दो। बेसिक असर्शन ये थी कि ठीक है, बायोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन इस डिफरेंस के बाद उनके रोल्स डिफरेंट नहीं हो जाने चाहिए सोसाइटी में। स्ट्रक्चरल काजेज ऑफ विमेन्स सबॉर्डिनेशन, स्ट्रक्चरल काजेज स्टेट के लेवल पे, घर के लेवल पे जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस के इशू हैं, जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस और वैल्यूज के इश्यूज हैं, इंक्लूडिंग शादी। इंस्टीट्यूशन का मतलब जो है वो इदारे के साथ साथ इस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस को भी इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। तो इसने इस चीज की जो भी स्ट्रक्चरल काजेस थे विमेन की सबॉर्डिनेशन के, उनके बारे में बात की। फिर एक्सेस की बजाय, विमेन की खाली एक्सेस टू पावर की बजाय इन्होंने कंट्रोलिंग पोजीशन की बात की। भाई उनको सीईओज भी बनाओ, उनको मिनिस्टर्स भी बनाओ, उनको हेड्स ऑफ स्टेट्स भी बनाओ, उनको चीफ्स ऑफ आर्मी स्टाफ भी बनाओ, उनको यूनिवर्सिटीज के डीन भी बनाओ, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट भी, कंट्रोलिंग पोजीशन होनी चाहिए। Women should not just have access to power, they should be at the controlling positions. So leadership of women, इस चीज के ऊपर उन्होंने बात की। सो अपेरेंटली हमें ये लग रहा है कि अब गैड ने वो तमाम इश्यूज जो कि पिछली अप्रोचेस में ने एड्रेस नहीं किए, इसने उनको एड्रेस करने की कोशिश की। इसमें अब हमारे पास डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ थॉट्स आते हैं, जैसे डिफरेंट अप्रोचेस थी उधर। इसमें भी पहली जो अप्रोच है हमारे पास, या पॉलिसी अप्रोचेस कह लें, कि ये तो एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, अब इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, गैड ने ये बातें कर दी, अब इनकी प्रैक्टिकल शेप क्या होगी, किया क्या जाएगा, पॉलिसीज क्या बनाई जाएंगी। पहली फिर हुई एम्पावरमेंट अप्रोच या जेंडर मेन स्ट्रीमिंग अप्रोच। अब आप इसको जरा इमेजिन करें, तो गैड ने बात की थी कि पार्टिसिपेशन बढ़ानी है, हर जगह पे विमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ानी है। तो एम्पावरमेंट अप्रोच या मेन स्ट्रीमिंग अप्रोच का ये है कि इनको इनकी करंट पोजीशन से उठा के प्रॉपर इफेक्टिव वे में इंटीग्रेट करना है। तो इस अप्रोच की इम्पोर्टेंस क्या थी जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की, या इसकी कैसे ये इफेक्टिव हुई, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी यूटिलिटी क्या थी। इसने जो वेस्टर्न पेट्रियार्कल कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था उसको रिजेक्ट किया। ये जो लफ्ज पैट्रियार्कल आया है, ये तो आप समझ लें कि मतलब हम जेंडर स्टडीज पढ़ रहे हैं तो इस चीज को तो घसीटा जाना है जगह जगह, और घसीटा जाना चाहिए अगर इस मसले को इन ट्रू सेंस समझना है तो इन्होंने जो वेस्ट का जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था, अब मसला ये था कि गैड अप्रोच इन इटसेल्फ, इसको किसी ना खास किसी भी सिस्टम से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कैपिटलिज्म में बहुत सारे फ्लॉज थे भी। इस वजह से इन्होंने जो वैड अप्रोच का या मार्क्सिस्ट का जो क्रिटिसिज्म था ऑन कैपिटलिज्म, उसको अंडरस्टैंड किया कि कैपिटलिज्म में है मसले, इसमें कमोडिफिकेशन ऑफ विमेन है, इसमें जो कारपोरेट वैल्यूज हैं विमेन के लिए वो इनह्यूमन हैं, वर्क आवर्स को लेके इश्यूज हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम में इन इटसेल्फ जेंडर्ड डिवीजन ऑफ लेबर है। तो जो उनका एक बड़ा फिक्स्ड पैटर्न था मॉडल का, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। फिर डाइवर्सिटी ऑफ फेमिनिज्म्स, इसने रिकॉग्नाइज किया। मतलब क्या है, फेमिनिज्म पॉलिटिकल स्ट्रगल है ना विमेन के राइट्स की। तो इसने ये अंडरस्टैंड किया कि विमेन के जो राइट्स हैं, डिमांड्स हैं जो विमेन की, डिफरेंट सोसाइटीज में डाइवर्स हो सकती हैं। तो अब पिछली अप्रोचेस के ऊपर हमारा एक क्रिटिसिज्म था कि जो वेड अप्रोच है या जो वैड अप्रोच है या जो कैपिटलिज्म है, उन्होंने इस डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया। सो मेन स्ट्रीमिंग अप्रोच जो गैड की थी, उसने इस डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया कि विमेन, डिफरेंट रीजन्स की विमेन की डिफरेंट नीड्स हो सकती हैं। फिर इसने रिलेशंस ऑफ पावर,
मेन स्ट्रीमिंग ने भी, चूंकि मेन स्ट्रीमिंग अप्रोच में जब आप औरत को मेन स्ट्रीम करना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स में लाना चाह रहे हैं, एजुकेशन में लाना चाह रहे हैं, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करवाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली हर्डल क्या होगी? पावर रिलेशंस। तो इसने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, इस चीज पे बात की कि जो जो पावर रिलेशंस हैं वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, ये हर्डल खत्म होगी तो तब जाके वो मेन स्ट्रीम होंगी। फिर इस अप्रोच ने जो विमेन के प्रीवियसली इग्नोर्ड इश्यूज थे उनके बारे में बात की। तो इसने प्रीवियसली इग्नोर्ड इश्यूज क्या थे? मिसाल के तौर पे अब जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे, जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज थे, जिसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर फेमिनिज्म की टाइप आती है, इको फेमिनिज्म, बाद में वो इसी अप्रोच से इंस्पायर हुई। यानी अब ये कुछ इश्यूज थे मिसिंग के, जो क्लाइमेट चेंज है ये भी तो कैपिटलिज्म की वजह से है, या इंटरनेशनल सिस्टम में, या इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलपमेंट के जो भी मॉडल्स हैं उनसे आप कैपिटलिज्म लॉन्च तो कर रहे हो, उनसे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन ला तो रहे हो, लेकिन उससे क्लाइमेट चेंज का इशू हो रहा है, और वो भी औरतों के लिए एक एक बहुत बड़ी थ्रेट है। तो इकोलॉजिकल इश्यूज के ऊपर बात की इन्होंने, क्या कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड के इश्यूज पे बात की। तो एक इनकी ये डिफरेंट थी। उसके बाद हमारे पास आती है इक्विटी स्ट्रैंड। जैसे हमारे पास वेड में एक इक्विटी अप्रोच थी, इसी तरह हमारे पास जेंडर एंड डेवलपमेंट में भी इक्विटी अप्रोच थी। और इक्विटी अप्रोच मैंने आपको बताया था, पहले बताया था कि इक्विटी और इक्वालिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्या है। तो इसमें अब हमारा ये होगा कि इक्विटी अप्रोच फिर मेन स्ट्रीमिंग अप्रोच से बेहतर थी। ऑब्वियसली बेहतर थी कि इसने सिर्फ मेन स्ट्रीमिंग की बात नहीं की, बल्कि वो अपॉर्चुनिटीज की भी बात की जो मेन स्ट्रीम करने के लिए जरूरी है, और उनको प्रैक्टिकली देने की बात की। तो ये कम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। इक्विटी अप्रोच ये है जो तमाम स्टेप्स की बात करता है, कि हर वो तरीका, जो कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए अगर आप एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें हैं? हमें वीमेन की वेलफेयर की भी ज़रूरत है, हमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की भी ज़रूरत है, हमें एंटी पॉवर्टी अप्रोचेस की भी ज़रूरत है। हमने ये कोशिश करनी है कि लाइफ में मर्द और औरत के आउटकम्स बराबर हों। तो एक तो ये इस वजह से बेहतर अप्रोच है। दूसरा, इसने ये चीज़ अंडरस्टैंड की कि जो डाइकॉटमी है बिटवीन प्रैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक जेंडर नीड्स, ये आर्टिफिशियल है। प्रैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक जो जेंडर नीड्स हैं, इनके दरमियान आर्टिफिशियलिटी जो है, ये इनके दरमियान जो डिस्टिंक्शन हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये है ही आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन। क्योंकि ये इक्विटी की बात कर रही है, तो इक्विटी का तो मतलब ये है कि हर तरह की नीड्स फिर पूरी की जाए। ना सिर्फ ये है कि लॉ बनाया जाए कि मर्द और औरत बराबर हैं, बल्कि औरत को फैसिलिटेट भी किया जाए कि वो बराबर हो सके। सो आप ये कौन सी बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल नीड, रोटी अलग जरूरत है, एजुकेशन अलग जरूरत है, लीगल प्रोटेक्शन अलग जरूरत है, दे आर नॉट आइसोलेटेड। इनके दरमियान अगर आप डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये डिफरेंस है ही आर्टिफिशियल। तो एक ये चीज कि इन्होंने प्रैक्टिकल नीड्स और स्ट्रेटेजिक नीड्स के दरमियान जो डिस्टिंक्शन था उसको इन्होंने आर्टिफिशियल कहा, कि आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन है, ये एक ही बात है। मसलन आप एक औरत को एजुकेट कर रहे हैं, आप उसको लीगल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आप उसको कोई ऐसी एक्टिविटीज, आप उसको कोई इस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो अपना जो है वो अपना खुद बिजनेस कर सके। रोटी उसको नहीं दे रहे, उसको हेल्थ नहीं दे रहे आप, उसको वायलेंस से नहीं बचा रहे, तो वो ग्रो कर लेगी? नहीं करेगी। तो ये इन आइसोलेशन आप इनको सोच नहीं सकते। ये वो सारे स्टेप्स हैं, ये वो नीड्स हैं जो उनको एट अ टाइम साइमल्टेनियसली देनी चाहिए। से दिस डाइकोटमी बिटवीन प्रैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक नीड्स इज आर्टिफिशियल। इक्विटी अप्रोच इस चीज पे बिलीव करती है, इस वजह से ये अच्छी थी। तो इसमें इक्विटी अप्रोच और मेन स्ट्रीमिंग अप्रोच, दो अप्रोचेस हैं गैट में। जहाँ पे ये दो अप्रोचेस खत्म हुई, अब इसको मिसाल के तौर पे मैंने अभी इतना ही लिमिटेड रखा है कि इसके मेन पास्टुलेट्स क्या थे और इसमें डिफरेंट स्ट्रैंड्स क्या थे। आगे अगर इस पे ही खाली क्वेश्चन आ जाए तो आप इसकी एक अलग हेडर बना सकते हैं कि इसमें स्पेशल क्या था,
या क्यों ये इम्पोर्टेंट थी, उसमें आप विमेन के इश्यूज की टाइप्स बता सकते हैं कि इसने ये विमेन के इश्यूज एड्रेस किए। इससे अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो जैसे एग्जाम में आया हुआ है, या जो जिस तरह हमें जहाँ पे जाके हमें, क्योंकि दरम्यान में चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, विड वैड और अप्रोच में, गैड में, तीनों में एक क्वेश्चन कंपैरिजन का। तो वो कंपैरिजन का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक कोई इश्यूज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो बता दें।